मायके के ऊपर ससुराल। मैंने एक बार कहा ना कि बस अब बहुत हुआ। लेकिन पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे जो समझना था मैंने वो समझ लिया है। अब तुम अपने कमरे में जाओ। रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अजी लेकिन देखो, अभी मैं किसी से भी बात करने के मूड में नहीं हूं। लेकिन मैंने कहा ना। इतना कहकर रमेश भी अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ, आपको क्या लगता है इस बार पापा जी ये बात मानेंगे? कुछ कह नहीं सकते, सब बाद में ही पता चलेगा। देखते हैं आखिर बात क्या है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मिलिए इस घर की लाडली कोडली बेटी रिया से, जो कि घर में सबकी चहेती है, जो सभी का मन मोह लेती है। लेकिन कोई है जिसने हमारी रिया का मन मोह लिया है। जी हाँ, रिया का दिल चुराया है, यश ने। अब रिया उनसे शादी करना चाहती है, लेकिन उनके पापा है कि रिस्क नहीं लेना चाहते। तो देखते हैं पापा जी मानेंगे या नहीं, और अगर मान गए तो उसके बाद क्या ही होगा। कुछ दिन बाद, पापा। पापा, यश बाकी लड़कों की तरह नहीं है। वह सच में बहुत अच्छा है। आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। यह डायलॉग पहले सभी बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। शादी से पहले लड़के लड़कियों को मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, उसके बाद वो उनकी इज्जत तक नहीं करते। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। आप यश को एक चांस तो देकर देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारी हर जिद पूरी की है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी यह जिद भी पूरी कर दूंगा। मम्मी। अजी, आप एक बार रिया की बात तो सुन लीजिए। अभी सारी बात मैंने नहीं सुनी तो क्या किसी भूत ने सुनी है? मेरा मतलब है कि उसकी बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं। रमेश रिया की बात नहीं मानता। फिर अगले दिन, अरे भाई, नाश्ता लग गया, रिया को बुलाओ। वो कहाँ है? जी पापा जी, वो उसने खाना खाने से मना कर दिया। क्यों? आप अच्छे से जानते हैं कि वजह क्या है। यह तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। वो तो है पापा, तो आप एक बार उसकी बात मान लीजिए ना। मैंने उसकी हर जिद पूरी की है, लेकिन यह बहुत बड़ा फैसला है। मैं ऐसे ही उसकी बात नहीं मान सकता। पापा, रिया सिर्फ आपको यश से मिलने के लिए कह रही है। आपको सिर्फ यश से मिलना है। हाँ, नहीं तो रिया खाना नहीं खाएगी। उसने कल भी खाना नहीं खाया था। अच्छा ठीक है, तुम अभी रिया को बुलाओ। मैं उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी रिया को बुला कर लाती हूँ। यह बात सुनकर रिया खुशी खुशी ब्रेकफास्ट करने आती है। थैंक यू पापा। लेकिन ये तो चीटिंग हुई ना। कोई बात नहीं पापा, चलता है। रमेश अपनी बेटी रिया को बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकता था। उसने अपनी बेटी को बड़े ही नाजों से पाला था और उसकी हमेशा हर जिद को पूरा किया था। इसलिए इस बार भी रमेश उसकी जिद के आगे हार मान लेता है और यश से मिलता है। तो तुम क्या करते हो? जी, वो मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। तुम हमारी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? पापा। अंकल जी, वो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम लड़के शादी से पहले लड़कियों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हो और उसके बाद उन्हें रुलाते हो। नहीं अंकल जी, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज आप विश्वास रखिए। लेकिन भरोसा टूटते देर नहीं लगती। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे मिल लिया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अंकल जी। तब रमेश यश को वहां से भेज देता है। पापा, ये आपने क्या किया? क्या बेटा, मैंने तुम्हारे कहने से इससे मिल तो लिया। हाँ, आप तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे थे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ यश से ही, वरना किसी से भी नहीं। अरे बेटा। पापा, यश सच में बहुत ही अच्छा लड़का है और मेरी खुशी उसी के साथ रहने में है। फिर अगले दिन
नमस्ते अंकल जी। अच्छा यश, तुम चाय लो। जी। रमेश यश को घूर रहा था, इसलिए उसने जो चाय का कप उठाया था उसे वापस नीचे ही रख देता है। अच्छा, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम शादी के बाद मेरी बेटी को खुश रखोगे। मैं आपको अपनी जबान देता हूं अंकल जी कि मैं रिया को हमेशा खुश रखूंगा। वो नहीं चाहिए। क्योंकि जबान का क्या ही भरोसा, इसलिए मेरी एक शर्त है। अजी शर्ट वगैरह की तो बाद में बात कर लेंगे, अभी आप शादी की बात कीजिए। हाँ हाँ हाँ। सॉरी। भाग्यवान शर्ट नहीं शर्त। ओह, कैसी शर्त अंकल जी? देखो, मुझे ये लव मैरिज वगैरह इन सब पर ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए शादी के बाद तुम्हें हमारे घर के आसपास ही रहना होगा। कल को कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम अपनी बेटी का ध्यान तो रख सकते हैं। लेकिन अंकल जी, अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। ठीक है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। इस तरह रमेश सबके मनाने से और रिया की जिद के बाद यश और रिया की शादी के लिए मान जाता है। तो बस फिर उस दिन से यश भी एक घर की तलाश में निकल पड़ता है, क्योंकि उसे अपने ससुर जी की शर्त जो माननी थी। लेकिन बेचारा यश जो भी घर रमेश को दिखा था तो रमेश उसे रिजेक्ट कर देता। नहीं बेटा, मुझे वो घर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? यह घर तो आपकी पिछली गली में ही है। अरे बेटा, अब इतनी दूर मैं कैसे आ पाऊंगा? लेकिन अंकल जी, यह घर तो सबसे ज्यादा नजदीक है और अब तो वहां पर कोई ऐसी जगह भी नहीं बची है जिसे अब तक आपने रिजेक्ट ना किया हो। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। इतना कहकर रमेश फोन काट देता है। तब यश रिया के पास कॉल करता है। रिया, मैं क्या करूं? अरे लेकिन पापा की शर्त को पूरा करना ही होगा। पापा ने सिर्फ हमसे एक ही चीज मांगी है। कहीं तुम्हारे पापा ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रहे ताकि हमारी शादी ही ना हो? अरे नहीं यश, ऐसा नहीं है। अगर मेरे पापा ने एक बार शादी के लिए हाँ कर दी तो उन्होंने सोच समझकर ही हाँ की होगी। अब तक मैंने जो भी कहा है उन्होंने मेरी सभी विशेष पूरी की है। वो अपनी बात बोलकर अपनी जुबान से नहीं मुखरते। हाँ रिया, तुम चिंता मत करो, मैं सबसे नजदीक घर ढूंढने की कोशिश करूंगा। रमेश भी रिया के लिए बहुत परेशान था, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर तभी रमेश को एक आइडिया आता है और वह यश को घर पर बुलाता है। जी अंकल जी, कहिए। तुम शादी के बाद हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर रह लेना। क्या? क्या? लेकिन अंकल जी, देखो बेटा, मैंने बहुत सोचा, लेकिन इससे ज्यादा नजदीक मुझे और कुछ नहीं मिला। ऐसा है कि अभी मुझे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तो तुम मेरी बेटी से खुशी खुशी शादी कर सकते हो। हाँ, बट हम यहाँ ऐसे रहेंगे तो सबको बहुत अजीब लगेगा। किसी को कुछ अजीब नहीं लगेगा, यह मेरा फैसला है। थोड़ी देर सोचने के बाद यश, अच्छा ठीक है, मैंने आपकी यह शर्त मान ली, लेकिन आपको भी मेरी अब एक बात माननी होगी। देखो, मुझसे ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी दे रहा हूँ, वही सबसे बड़ी बात है। जी अंकल जी, यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन अगर हम आपके फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगे तो मैं उस फ्लोर को खरीदूंगा। लेकिन पापा, हमने आपकी शर्त मानी, जबकि आपने पहले कहा था कि आसपास घर लेना है। लेकिन फिर आपने उसमें बदलाव किया और हम भी फ्लोर पर रहने के लिए मान गए हैं। इसलिए अब आप भी यश की ये बात मान लीजिए। जी, अच्छा ठीक है। इस तरह सभी एक दूसरे की शर्त मान लेते हैं और आखिरकार फाइनली यश और रिया की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के समय, अरे क्या जमाना आ गया है। अब ससुराल जाने के लिए हर बार लड़की को पहला कदम मायके में रखना होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं आंटी, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? मेरा पहला कदम मेरे घर में ही होगा, आपके घर में नहीं।
हमें क्या? कोई बात नहीं बेटा, अब तुम ऊपर अपने ससुराल जाओ। तब रिया देखती है कि रजत और रमेश की आंखों में आंसू थे। पापा, आप क्यों रो रहे हैं? बेटी की विदाई पर एक पिता को रोना ही आता है बेटा। अरे पापा, मैं तो बस ऊपर ही जा रही हूँ, सुबह ही आपसे मिलने आ जाऊंगी। और भैया, आप भी पापा को समझाने की बजाय खुद रो रहे हैं। बहना, मुझे तो तुम्हारे ससुराल वालों पर तरस आ रहा है। क्यों? वो तो आगे ही पता चलेगा। इस तरह रिया की विदाई हो जाती है और वह नीचे से फर्स्ट फ्लोर पर आ जाती है। उप्स, यानी वो अपनी मायके से ससुराल आ जाती है। आजा बहू, गृह प्रवेश कर। जी। गृह प्रवेश होने के अगले दिन। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन गेट बजा रहा है? रुको, मैं जाकर देखता हूँ। नींद में पवन देखता है तो दरवाजे पर रमेश था। अरे समधी जी, आप? जी, रिया बिटिया ठीक तो है ना? जी भाई साहब, रिया बेटा तो अभी सो रही है। वो क्या है ना, अभी तो सुबह के सिर्फ 5 ही बजे है और शादी में सभी बहुत ज्यादा थक गए हैं। जी ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगा। रमेश वहां से चला जाता है। फिर कुछ घंटों बाद। नमस्ते पापा जी। पापा? जी, अब मैं ऑफिशियली आपका दामाद बन गया। तब वहां पवन आता है। आप फिर रिया से मिलने आए हैं? जी, आइए। रमेश अंदर आ जाता है। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, डरना मत। हाँ पापा, ठीक है, अब आप जाओ यहाँ से। रिया जैसे तैसे रमेश को वहां से भेज देती है। अब रमेश का जब भी मन करता वह रिया को देखने ऊपर पहुंच जाता था। फिर एक दिन रमेश को ऊपर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। तब रमेश ऊपर जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। उसके बाद यश दरवाजा खोलता है। रिया कहाँ है? बताओ मुझे। अंदर है। रमेश दौड़कर रिया के कमरे में जाता है। अरे रिया बेटी, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी उठो। तभी वहां यश भी आ जाता है। तुमने क्या किया रिया के साथ? वो उठ क्यों नहीं रही है? पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। अरे पापा जी, मैं सच कह रहा हूं। इतना शोर सुनकर रिया की आंख खुल जाती है और जब वह बेड से उठती है तो देखती है कि रमेश यश को बहुत डांट रहा है। अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बच्ची, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ था? तुम मुझे बताओ, इसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब यश उसे सारी बात बताता है। अरे पापा, ऐसा नहीं है, मैं तो बस सो रही थी। क्या? हाँ। तो शोर कहां से आ रहा था? वो तो मैं रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, तब मुझसे गलती से सारे बर्तन गिर गए। ओह अच्छा। हाँ पापा, आप इस तरह छोटी छोटी बात पर ऊपर मत आया करो। हाँ 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 हाँ। उसके बाद रमेश नीचे चला जाता है। अजी, अब तो रिया हमारे घर में ही रहती है, तब भी आप उसके लिए हमेशा इतना परेशान क्यों रहते हो? ऐसा तो लगता ही नहीं कि रिया की शादी हो गई। या तो हम हमेशा ऊपर चले जाते हैं या वो हमसे मिलने नीचे आ जाती है। शाम को। मम्मी जी, मैंने सच में ऐसा नहीं किया। बहू, अगर तूने ऐसा नहीं किया है तो मुझे सच बता दे। लेकिन मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी मम्मी जी? अपनी गलती छुपाने के लिए। ऐसा नहीं है। रिया नीचे आती है। क्या बात है मम्मी? अरे, तेरी भाभी ने इतने जरूरी कागज इस बक्से में रख दिए थे और उन्हें भूल गई थी। लेकिन मैंने कहा ना मम्मी जी कि मैंने कागज बक्से में नहीं रखे। आपको तो पता ही है, मैं बक्से में कुछ नहीं रखती। अरे कोई बात नहीं भाभी, इस तरह बात बढ़ाने का क्या फायदा? आपने गलती की है तो मान लीजिए। वही तो। उसके बाद सुमन वहां से चली जाती है। अच्छा मम्मी, रात को जो सब्जी बनेगी वो ऊपर भेज देना। ठीक है। शाम को। जब भी मेरी और मम्मी जी की कोई बात होती है तब रिया बीच में आती है और मम्मी जी की ही साइड लेती है।
जबकि सब अच्छे से जानते हैं कि मम्मी जी को भूलने की बीमारी है और वह खुद सामान रखकर भूल जाती है और दूसरों को बोलती है। ऐसा लगता ही नहीं कि रिया अपने ससुराल गई है, वह हर वक्त यही रहती है। हाँ, हम उसके ससुराल में और वो हमारे यहाँ सब चीजों में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। थोड़ी प्राइवेसी होना भी जरूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें एडजस्ट करना चाहिए। ये भी है। फिर कुछ दिन बाद जब रमेश छत पर टहल रहा था, तब वह रिया के सास ससुर के बीच की लड़ाई सुन लेता है। उसके बाद पवन भी बाहर आ जाता है। आपने सब सुन लिया ना? नहीं तो मुझे पता है कि आपने सब सुन लिया है। माफ करना, मुझे डर था कि कहीं यश और रिया तो नहीं लड़ रहे, इसलिए मैंने सुना। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो दोनों तो घर पर ही नहीं है, तो पता चला कि झगड़ा तो आप दोनों का हो रहा था। कोई बात नहीं। कई बार पत्नियां बिना वजह हमें डांट देती है और हमसे घर का काम करवाती है। वो बर्तन पर थोड़ी सी गंदगी रह गई थी। सुना मैंने वो तो। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बाकी मैं साफ सफाई अच्छी रखता हूँ। हाँ, तो कुछ इसी तरह घर में सभी को एक दूसरे के राज पता चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी किसी को बहुत परेशानी भी हो रही थी। जब भी कोई छोटी सी बात होती तो वो रिया को देखने ऊपर पहुंच जाते या रिया नीचे आकर उनकी बातों में दखल अंदाजी करती थी। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। अब रिया प्रेग्नेंट थी। अरे बेटा, अब रिया ना नीचे ही रहेगी। इस हालत में उसका बार बार ऊपर नीचे करना अच्छा नहीं होगा। ठीक है पापा जी। शाम को, बस मम्मी, अब मैं थक गई, अब मैं और नहीं खा सकती। अरे बेटा, खा लो। अरे हाँ बेटा, इस समय तुम्हारा अच्छे से खाना बहुत जरूरी है। तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मम्मी जी, सच में मेरा पेट भर गया है, मेरा और खाने का मन नहीं कर रहा। अरे कोई बात नहीं, रिया बाद में खा लेगी। उसे इतना खिला खिला कर परेशान मत करो। हाँ भाई। इस तरह सभी रिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। फिर कुछ महीनों बाद रिया एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। देखो तो कितनी प्यारी है। हाँ, बिल्कुल मुझ पर गई है। नहीं, इसकी आंखें और नाक बिल्कुल मेरे जैसी है। नहीं, मुझसे मिलती है। लाओ, मुझे दो अब। नहीं, परी को मैंने अभी ही लिया, तुम बाद में लेना। हाँ, अब बस करे आप दोनों। हाँ, नन्ही सी परी को अब आराम भी करने दो। इस तरह सभी रिया और उसकी बेटी का ध्यान रखने में काफी बिजी हो गए थे। सब रिया के साथ ही ज्यादातर बिजी रहते थे। घर की सारी जिम्मेदारी सुमन और रजत के कंधों पर आ गई थी। पूरा दिन सुमन घर का काम करती और सभी के लिए खाना बनाया करती थी। सब रिया की बेटी का इतना ज्यादा ध्यान रख रहे थे। लेकिन जब 3 साल पहले सुमन ने अपने बेटे को जन्म दिया, तब किसी ने भी सुमन का इतना ध्यान नहीं रखा था। दादा, आज आप मुझे स्कूल छोड़ने चलिए ना। नहीं, अरे नहीं बेटा, आज मैं नहीं जा सकता। तुम हर रोज की तरह अपने पापा के साथ ही चले जाओ। नहीं, आज आप चलिए ना मेरे साथ। नहीं बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है। पापा, हर रोज तो मैं ही मोनू को स्कूल छोड़कर आता हूँ। अगर एक दिन आप चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बच्चे का मन भी रह जाएगा। मैं चला जाता बेटा, लेकिन मेरे पास सच में टाइम नहीं है। मुझे आज परी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है और रजत और सुमन को उसकी यह बात बहुत बुरी लगती है। फिर कुछ दिन बाद, मम्मी आप थोड़ी देर मेरे साथ खेल लो। बेटा, आप बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं एक बार सबके लिए खाना बना दूं, तब तक आप दादा दादी के साथ जाकर खेल लो। ठीक है मम्मी। तब मोनू कमला के पास जाता है। दादी, मेरे साथ खेलो ना। नहीं बेटा, मेरे घुटनों में दर्द है, तुम जाकर टीवी देख लो। कमला मोनू के लिए टीवी चला देती है और उसके बाद वो ऊपर रिया के पास चली जाती है। फिर सुमन यह बात रजत को बता देती है। मोनू भी कभी छोटा था, उसे कभी अपने ही घर में अपने दादा दादी से इतना लाड़ प्यार क्यों नहीं मिला? शायद ऐसे सब सही नहीं हो पाएगा। तुम चिंता मत करो सुमन। रजत और सुमन को इस बात का बहुत बुरा लगता था कि रमेश और कमला ने
अपने आप को रिया की लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया था कि वो अपने बेटे, बहू और पोते की लाइफ को बिल्कुल पूरी तरीके से भूल ही गए थे और उन्हें अपने ही घर में परायों जैसा महसूस होता था। फिर कुछ दिन बाद रजत एक फैसला लेता है और सामान पैक करके सुमन और मोनू के साथ वहां से जाने की तैयारी करता है। बेटा, अरे बेटा, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? पापा, मैं सोचता हूँ कि कब हम सब इतने पास रहकर भी इतने दूर हो गए, लेकिन मुझे आप सभी से कोई शिकायत नहीं है। हमें भी थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मुझे अब एक चीज का एहसास हो गया है कि कभी कभी रिश्ते में दूरियां होनी भी जरूरी है, क्योंकि दूरियां ही रिश्तों को नजदीक लाती है।